नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? मैं यही आशा करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की जो बम्पर वाली पढ़ाई है वो चल रही होगी क्योंकि अब लगातार आप सभी के एग्ज़ाम हैं। तो मैंने आप सभी को बताया था कि हिंदी को हल्के में नहीं लेना है, तो इसलिए मैं हिंदी के आप सभी के लिए क्या है, अभिव्यक्ति और माध्यम में कैसे बनती है कविता, उसके एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। तो इसके साथ मैं आप सभी को बता दूं कि पहले आपको क्या करना है, अभिव्यक्ति और माध्यम की कैसे बनती है कविता के ऊपर मैंने जो नोट्स के साथ अच्छे से कवर करवाया है पूरा का पूरा ये चैप्टर, उसे समझ लेना है। नहीं समझा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पर जाना और कवर कर लेना। इसके साथ कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी और वहां पर जाकर भी आप देख सकते हो। अब जो है कैसे बनती है कविता के एमसीक्यूज हम करेंगे, तो उसमें हमारे सामने एमसीक्यूज हैं। तो इससे पहले आप सभी को एक और बात बतानी है मुझे कि आप सभी की जो लगातार एग्जाम हो रहे हैं उसमें किस तरीके से टाइम टेबल फॉलो करना है, उसकी भी मैं आप सभी के लिए वीडियो पहले ही ला चुकी हूँ। और इसके साथ साथ आप सभी क्या करेंगी, पोल साइंस, हिस्ट्री, ये हिंदी इलेक्टिव, अभिव्यक्ति माध्यम, ये सब कुछ हमने कवर करवाया हुआ है। तो आपको क्या करना है, मटेरियल सब कुछ है हमारे चैनल पर, बस प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी, इतना सा काम आपको करना पड़ेगा। पोल साइंस करनी स्टार्ट कर दो अभी से, हिस्ट्री करनी स्टार्ट कर दो अभी से। तो उसकी जो ये प्लेलिस्ट है एमसीक्यूज की, चैप्टर वाइज नोट्स पहले करवाए हैं, फिर मैंने चैप्टर्स करवाए हैं, तो उन्हें भी कवर कर लो। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है कहानी में, सॉरी कविता में। हमने देखना है अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, कविता का जन्म कहाँ से हुआ माना जाता है। तो कविता का जो जन्म हुआ है वो कहाँ से माना जाता है, अब ये पूछ लिया। क्या इसका कोई स्पेसिफिक कुछ ऐसा है कि कविता का जन्म इस सन में हुआ था या इस तरीके से हुआ था? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो कविता कैसे बनती है एक तरीके से ये पूछा गया है, किस तरीके से अपने आप बन जाती है। चलिए, ये तो हम अंदाजा लगा रहे हैं, पर जब हम ऑप्शन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आखिरकार क्वेश्चन पूछा क्या गया है। तो ऑप्शन आपको अच्छे से रीड करने हैं। तो पहला ऑप्शन है हम सभी के सामने, माँ की लोरियों से, दूसरा है दादी जी की लोरियों से, तीसरा है नानी जी की लोरियों से और चौथा है ये सभी विकल्प सही है। तो देखो, माँ की लोरी जो होती हैं उनसे भी क्या है, हम कविता बनानी सीख जाते हैं धीरे धीरे। हम क्या करते हैं, हम जिस तरीके से माँ जो करती है, बच्चा रोता है तो उसे लोरी सुनाती है, तो बच्चा भी क्या करता है, धीरे धीरे उसी लय में अपना गाना स्टार्ट कर देता है। और धीरे धीरे अगर उसके अंदर क्षमता होती है कविता बनाने की, तो बड़ा होकर वो कवि भी बन सकता है इस तरीके से। इसी तरीके से जो दादी जी की लोरियां होती है वो अलग तो नहीं होंगी ना। यानी कि अब यहाँ पर बात एक ही निकल के आती है कि आपको, जब आप सभी बचपन में छोटे थे तो आप सभी ने देखा होगा, बाहर से कोई भी आता था तो कहता था, बच्चा आपने क्या सीखा, पोएम सुनाओ हमें, इस तरीके से। या फिर आप भी अभी किसी से मिलते हैं तो बच्चों से ही पूछते हैं, तो इसका मतलब क्या है, उनका स्कूल टाइम में क्या लगाया जाता है, उनके लिए कविताएं लगाई जाती हैं। अगर स्कूल टाइम की बात भी छोड़ू तो आपके घर में भी क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कविताएं सुनाई जाती हैं, परियों की या फिर किसी भी चीज की। तो कविताएं सुनाई जाती हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस तरीके की कविता होती है और यहीं से उनकी जो रचना है, रचना क्षमता है, उसका विकास होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो कविता होती है उसका निर्माण होता है। पर यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा, नानी जी की लोरी, दादी जी की लोरी और जो माँ है उसकी लोरी, ये तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट हो गए, तो गह वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। साथ साथ में आप सभी को आंसर क्या अटेम्प्ट करने हैं, मेरी क्लास का यही रूल है कि आप सभी साथ साथ में अपने आंसर अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है, आपको केवल क्या है, पढ़ना है, मुझे आप सभी को पढ़ाना है। मैं आप सभी के लिए तीनों सब्जेक्ट की वीडियोस डालती हूँ। अब किसी के पास इकोनॉमिक्स होती है, किसी के पास नहीं होती है, तो आपका तो इजी हो जाएगा, पर मेरे लिए तो डिफिकल्टी हो गई ना। इसी के साथ मेरे लिए जो मेरे उसके एस्टेट या सीटेट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी बनानी है, तो इसलिए मेरे लिए यहाँ पर डिफिकल्टी होती है इतनी ज़्यादा, फिर भी मैं आप सभी के लिए टाइम निकालती हूँ। तो आप सभी का फर्ज बनता है कि आप लाइक और शेयर तो जबरदस्त करें और साथ साथ में आंसर अटेम्प्ट करें। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पूछा गया है, कविता अपने आप कैसे बन जाती है। क्या कविता अपने आप ऐसे ही बन जाती है? ऐसे बोला जाता है ना कि कविता तो अपने आप ही बन जाती है। तो कैसे बनती है कविता, मेन तो आपका जो चैप्टर है उसका नाम ही क्वेश्चन में बदला हुआ है कि कैसे बनती है कविता। तो यहाँ पर यही पूछ लिया, कविता अपने आप कैसे बन जाती है। पहला है, खेतों में काम करते समय, गुनगुनाते समय। दूसरा ऑप्शन, कोई भी कार्य करते समय, अनायास। तीसरा, सोते समय और चौथा विकल्प के वैक है सही है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पर।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर चलिए ए चेक करते हैं। खेतों में काम करते समय, गुनगुनाते समय, आपने देखा होगा कभी कोई व्यक्ति कार्य करता है, कुछ भी काम करता है, तो वो क्या करता है, कुछ ना कुछ गुनगुनाता है, चाहे आप भी उसमें क्यों ना हो। आप भी कुछ काम करते हैं, चाहे आप कोई गाना गुनगुना रहे हैं, किसी को कविता का शौक होता है तो कविता गुनगुनाता है, तो गुनगुनाते हुए भी उसे क्या है, आ जाती है कविता उसके। ऐसा होता है कई बार, क्या हम कुछ गुनगुनाते जिसके अंदर क्षमता होती है कविता बनाने की, वो गुनगुनाता है और वो उसी टाइम पर उस लय को पकड़ लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये मैंने एक नई कविता की रचना कर दी है। तो यानी कि जब हमारा मूड अच्छा होता है, चाहे बुरा होता है, उदास होते हैं, परेशान होते हैं, किसी भी हालात में हम कविता बना सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है, यहाँ पर टिक लगा लिया। सेकंड देखो, कोई भी कार्य करते समय अनायास, यानी कि कोई भी कार्य करना उस टाइम पर भी, बात तो बिल्कुल ठीक है, जैसे मैंने भी आपको बताया, ये भी ठीक है हमारा। सोते समय, क्या सोते समय कविता बन सकती है? आप सभी के सपनों में कविता बन जाएगी? नहीं ना। सोते समय तो हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं ऐसे वाला, तो इसलिए इस टाइम पर हमारी कविता बननी इम्पॉसिबल है। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट, तो गलत कर दीजिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विकल्प कै वैक है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम सभी के सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो फटाफट आंसर देना है। पूछा गया है, कविता को किसकी तरह सिखाया नहीं जा सकता। तो किसकी तरह सिखाया नहीं जा सकता, इस बात का तो ऑप्शन से ही पता चलेगा हमें। पहला लिख रखा है चित्रकला, दूसरा संगीत कला, तीसरा नृत्य कला और चौथा ये सभी विकल्प सही हैं। तो देखो, चित्रकला हो, चाहे संगीत कला हो, चाहे नृत्य कला हो, हर जो भी, जैसे नृत्य कला को लेकर चले तो डांस में अलग जो चीज़ें सिखाई जाएंगी, तो उसको लेकर हम ये नहीं कह सकते कि हम कविता बनानी सीख जाएंगे। कविता बनाने के लिए हमें कोई कोर्स नहीं करना पड़ता, ये तो अपने आप ही बन जाती है। मन में भाव उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, वही जब कागज पर उतर जाते हैं तो कविता बन जाती है। तो इसलिए ये सारे विकल्प सही हमारे जो है यहाँ पर नहीं होंगे। तो यहाँ पर सही नहीं है आएगा बीच में, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट कर लेना, यहाँ पर नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी कला के द्वारा हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा क्वेश्चन में पूछा गया कविता को किसकी तरह सिखाया नहीं जा सकता। देखो मैं ही कंफ्यूज हो गई यहाँ पर, यानी कि मैंने नहीं नहीं देखा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन गलत हो जाता अभी। तो इसलिए यहाँ पर नहीं नहीं आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा गया था। ना तो चित्रकला की तरह सीख सकते हैं हम, ना संगीत कला की तरह और ना नृत्य कला की तरह, इसलिए सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, चित्रकला में किस उपकरण का इस्तेमाल नहीं होता। तो अब आप ये सोचेंगे यहाँ पर ये चित्रकला वाला क्यों आ गया टॉपिक, क्योंकि कविता कैसे बनती है उसमें तो नहीं है चित्रकला, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन में ताल दे दिया, इसलिए ताल की जो है, ताल जो होता है वो चित्रकला का उपकरण नहीं है। देखो किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ लेते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, तो इसे हम कट कर देते, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन अगला है, कविता कविता लेखन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन की पहचान करनी है, तो देखो पहला लिखा हुआ है इसमें, इसे अन्य कलाओं के समान सरलता से सीखा जा सकता है। दूसरा, इसे बार बार पढ़कर सीखा जा सकता है। तीसरा, उचित परीक्षण लेकर सीखा जा सकता है। और चौथा, ये सभी विकल्प सही है। तो देखो जो कविता होती है, कविता लेखन के समय असत्य कथन पूछा इन्होंने, तो पहला लिखा था इन्होंने कि किसी भी अन्य कला के समान सरलता से सीखा जा सकता है। जैसे मैंने आपको कहा, कविता जो होती है उसे सीखना हमारे लिए एक तरीके से हर कोई उसे नहीं सीख सकता है, कोई उसके लिए इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं होता है। ये तो मन के भावों को प्रकट करने की एक प्रक्रिया होती है, एक कला होती है, तो इसे सीखा नहीं जा सकता। ऑप्शन गलत। अगला देखो, इसे बार बार पढ़कर सीखा जा सकता है। बार बार तो बहुत सब पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़ते हो अपनी कविताएं जो लगी हुई है चैप्टर में आपके सिलेबस में, तो क्या आप एक कवि बन गए? नहीं ना, तो ये भी आपका गलत। तो कैसे बनती है कविता? बहुत ईजी है, बस आपको उसके कुछ जो वो दे रखे हैं वो याद रखने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप सभी को क्या है, वो जो वीडियो वो देखनी पड़ेगी मेरी, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है, और इसके साथ साथ MCQs में तो करवा ही रही हूँ मैं। अगर देखो, उचित परीक्षण लेकर सीखा जा सकता है, तो उचित परीक्षण के द्वारा यानी कि ट्रेनिंग लेकर सीखा जा सकता है नहीं, कविता जो होती है अपने आप होती है। तो इसलिए सारे विकल्प असत्य हैं, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न हम सभी के सामने पूछा जा रहा है, कविता लेखन में शब्दों का क्या महत्व है। अगर कहूँ कविता लेखन में, तो शब्दों का ही महत्व है, यानी कि प्ले विद द वर्ड्स। यही इसका जो कविता है उसका अगर पहला पॉइंट कहा जाए, पहला वो देखा जाए, तो शब्दों के खेल को ही कविता कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको।
तो इसलिए आपका महत्व पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है शब्दों के उचित प्रयोग से कविता बनती है। बिल्कुल बात ठीक है, शब्दों का अगर उचित प्रयोग किया जाएगा, ऐसा नहीं, आपने देखा होगा एक जो कविता होती है उसमें कवि क्या करता है, एक शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची जो होता है वो लेकर आता है। क्यों? क्योंकि पढ़कर हमें ऐसा ना लगे वही बात है, वही बात बार बार रिपीट हो रही, नहीं, शब्दों का खेल, नए नए शब्दों का यूज करके वो भी बहुत अच्छी तरीके से किसी भी बंधन में ना बंधकर वो स्वतंत्र होकर कविता की रचना करता है। पहली बात तो ये होती है। तो इसलिए जो शब्दों का अगर वो सही तौर पर प्रयोग करेगा तो कविता क्या होगी, बहुत अच्छे से निखर कर आएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, शब्दों को कविता की रीड कहा जाता है। तो जो शब्द होते हैं रीड, जैसे मैंने कहा प्ले विद द वर्ड्स, शब्दों के साथ खेलना एक कविता है। यानी कि हमारी जिस तरीके से शरीर की रीढ़ की हड्डी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके बिना हमारा जो होता है दिन की क्रिया नहीं चल पाती, इसी प्रकार से जो शब्द हैं वही क्या है, कविता की रीढ़ होती है। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अगला देखो, भावनाओं व संवेदनाओं को प्रकट करने का माध्यम शब्द है। बिल्कुल, क्योंकि देखो कविता क्या होती है, एक कवि के मन के विचारों की, उसकी भावनाओं के, उसके अनुभव को व्यक्त करना कविता है। और इस तरीके से उसको व्यक्त करने में कौन जो हेल्प करता है, शब्द मदद करते हैं उसके मन भाव संवेदना वगैरह को प्रकट करने में, शब्द जो होते हैं वो मदद करते हैं। ये बात भी ठीक होगी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए। तो देखो, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो भाई। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचने वाले हैं अपना, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कविता लिखना कब सरल हो जाता है, कब ईजी हो जाता है कविता लिखना। पहला ऑप्शन है यहाँ पर हमारे सामने, जब हमें शब्दों से खेलना जान जाते हैं, यानी कि मैंने कहा था ना प्ले विद द वर्ड्स, जब हम शब्दों से खेलना समझ जाते हैं, हमें खेलना आ जाता है शब्दों से, तो तब क्या है, कविता आसान हो जाती है। बिल्कुल बात ठीक है। किसी को क्या होता है, देखो मन में भाव विचार वगैरह तो हर किसी के अंदर होते हैं, उसकी अभिव्यक्ति ठीक प्रकार से करना इंपॉर्टेंट है। और उसकी अभिव्यक्ति करते टाइम जो है, अगर हम उसे कविता में परिवर्तित कर देते हैं तो कविता कहला जाती है। तो इसी तरीके से शब्दों से खेलना जब हमें आ जाता है, क्योंकि मन के भाव तो हर किसी के अंदर हैं, पर उन मन के भावों को शब्दों की मदद से बाहर निकालना, वो भी बहुत अच्छी तरीके से, वही शब्दों से खेलना हो गया। तो ये ठीक हो गया, तभी कविता बनेगी। दूसरा देखो, जब अनेक शब्दों से हमारा मेल जोल हो जाता है, हाँ बिल्कुल ठीक, यानी कि आपने देखा होगा एक लयात्मक तरीके से कविता होती है, यानी कि उसका जो एंड होता है, एक पंक्ति लिखी गई है, उसका जो अंत है वो अगली पंक्ति के अंत में से क्या करता है, मेल जोल होता है उसमें, यानी कि लयात्मक तौर पर चलती रहती है कविता। तो वो जो है मेल जोल हो गया, ये भी बात ठीक है हमारी। चलो अब अगला देखते हैं, जब शब्दावली का भंडार हो, हाँ ये भी बात ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था ना, जो शब्द हैं उसमें कवि क्या करता है, बहुत सारे पर्यायवाची लेता है। जैसे मैं अगर कहूँ जल, तो केवल जल नहीं लेगा, जल के साथ अगला अगर उसे दोबारा से जल शब्द का प्रयोग करना तो पानी ले लेगा, और भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, नीर ले लेगा। तो इस तरीके से क्या करता है, कवि बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करता है, अलग अलग शब्दों का अपने व्याख्या के अनुसार, अपने जो अभिव्यक्ति के अनुसार अलग अलग शब्दों का प्रयोग करता है। तो इसलिए शब्दावली का जो भंडार है वो क्या है, शब्द होते हैं। तो ही क्या है, कविता बहुत आसानी से लिखी जा सकती है। अगर शब्द ही नहीं होंगे तो कैसे लिखेंगे वो। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब देखो आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि प्रभावी कविता की रचना कैसे करता है। एक प्रभावी कविता यानी कि बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करने वाली जो कविता होती है उसकी रचना कैसे करता है। पहला है लय व्यवस्था का ध्यान रखकर, यानी कि कविता अगर बहुत अच्छी होती है तो उसकी रचना वो किस तरीके से करता है। क्यों, हर कवि की जो कविता होती है वो अलग होती है, डिफरेंट होती है, किसी की बहुत छा जाती है, किसी की बिल्कुल भी नहीं छाती है। उसके पीछे क्या रीज़न है। पहला लय व्यवस्था का ध्यान रखना। मैंने कहा ना, कविता में क्या होता है, लयात्मकता होती है, ठीक है। तो लयात्मकता जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कविता में, तो इसलिए ये तो ठीक हो गया हमारा। दूसरा देखो, संवेदनाओं और भावनाओं की उपेक्षा करके, ये भी ठीक है, अभी मैंने समझाया बहुत अच्छे से। अब देखो तीसरा, शब्दों पर बल न देकर, तो शब्दों पर बल न देकर यानी कि जबरदस्ती शब्दों को क्या करना, फिट करके। यानी कि ऐसा होता है ना कि अगर कवि जो होता है उसे शब्द कुछ आते हैं तो वो जबरदस्ती क्या करता है, उन शब्दों को फिट करने की कोशिश करता है। अगर वो वहाँ पर उन पंक्तियों में शब्द फिट भी नहीं हो रहे हैं अच्छे से, फिट करने का मतलब है कि अगर उस पंक्ति को पढ़ें तो वो अच्छी लगे, तो वो जो शब्द है अगर उसे फिट करके फिर भी वो अच्छी नहीं बन रही है, तो इसलिए क्या है, शब्दों पर बल
बल दिया जा रहा है कवि के द्वारा, तो वो जो होता है वो खराब हो जाएगा। पर जो कवि के पास अगर शब्दों का भंडार है और वो क्या करता है, सही प्रकार से उन शब्दों का प्रयोग करता है, उन पर बल देता है, कि यानी कि शब्द और बल देने का मतलब ये है कि फिट करना उसे, जहां पर उसकी आवश्यकता है वहीं पर उसे डालना, शब्दों का प्रयोग करना, तो ये हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। और यहाँ पर जो है हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो ये शब्दों पर बल न देकर, हाँ बल न देकर आ गया, तो इसलिए कट हो गया। और इन्होंने जो बी वाला लिखा तो उपेक्षा करके, यानी कि संवेदना और भावनाओं को इग्नोर करके, तो ये भी कट हो जाएगा अपना। और उतार चढ़ाव का ध्यान न देकर, तो उतार चढ़ाव जो होते रहते हैं कविताओं में, तो उस पर ध्यान न देकर, तो ध्यान देना पड़ेगा भाई, इसलिए भी कट हो गया। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा केवल और केवल हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है, कविता में बिंबों की क्या भूमिका होती है। पहला इसमें ऑप्शन है, इससे संवेदनाओं को सरलता से समझा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें मन में कविता का चित्र प्रस्तुत करता है। तीसरा ऑप्शन है, इसमें बिंब कविता के भाव बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। तीसरा, ये सभी विकल्प सही हैं। तो देखो, इससे संवेदनाओं को सरलता समझा जा सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर जो बिंब होती है वो मन में जो कविता होते हैं उनके चित्र पहले ही क्या कर देता है, उखेर देता है, ये भी बात ठीक है। बिंब जो होते हैं वो भाव जो होते हैं उन्हें स्पष्ट रूप से, मतलब कि उनकी स्पष्टता प्रदान करता है, भी ठीक है। तो इसलिए हमारा ये सारे के सारे विकल्प सही, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, कविता में छंद की क्या भूमिका। तो कविता जो होती है उसमें छंद क्या रोल निभाता है हमारा। तो पहला ऑप्शन है, संगीतात्मकता आती है। दूसरा है, प्रवाह एवं लय समाप्त हो जाता है। तीसरा है, कविता में मधुरता एवं आनंद का अभाव होता है। और चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, कविता में प्रवाह एवं जो लय है वो समाप्त नहीं होती, बल्कि छंदों का प्रयोग करके प्रवाह और जो लय होती है वो आ जाती है कविता में, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत। अगला देखो, कविता में मधुरता और आनंद आ जाता है छंदों का प्रयोग करके, पर इन्होंने क्या कहा है, मधुरता और आनंद का अभाव हो जाता है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसलिए हमारा एक करेक्ट है, संगीतात्मकता आ जाती है, लय आ जाती है, संगीतात्मकता आ जाती है। जब हम उसे गाते हैं तो एक तरीके से उसमें गाने के लिए, अगर देखो एक चैप्टर है तो उसे आप गा कर तो नहीं पढ़ सकते हो ना, आप तो सिंपली रीडिंग करेंगे, पर कविता को हम गा कर पढ़ते हैं, तो संगीतात्मकता आ जाती है, लयात्मकता आ जाती है। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी के सामने, आप सभी आंसर दे रहे होंगे, मैं यही सोच रही हूँ अभी। तो देखो, अगला है, कविता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन के बारे में पूछा गया है। पहला है, कविता और छंद के बीच घनिष्ठ संबंध है। तो कविता और जो छंद होता है, क्या उसके बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये तो ठीक है हमारा कि कविता और उसके बीच में घनिष्ठ संबंध है। जैसे छंद अभी हमने देखा ना, लयात्मकता वगैरह आती है, और कविता होती यही है कि लयात्मकता हो उसके अंदर, संगीतात्मकता हो उसके अंदर, तो इसको पूरा करने में छंद जो होता है मदद करता है, तो इसलिए ऑप्शन तो अपना करेक्ट होगा। इन्होंने असत्य पूछा है। दूसरा देखो, दूसरा इन्होंने कह रखा है, छंदबद्ध काव्य में अद्भुत आनंद आता है। जैसे मैंने कहा ना, संगीतात्मकता होती है, पढ़ने में मजे आएंगे कविता, तो इसलिए ये भी ठीक है, हमारा आनंद आएगा हमें। तीसरे देखो, छंदों के कारण कविता का लय बिखर जाता है। तो क्या लय बिखरता है, नहीं, लय सिमट जाता है, बहुत अच्छे से निखर के आता है, तो इसलिए ये तो आपका गलत हो जाएगा। और यही पूछा गया था कि गलत कौन सा है, तो आपका गे वाला आंसर यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ये तो मैं बन गया गे, देखो गे वाला। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हम सभी के सामने है, सबको आंसर देना है। तो देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, कविता में परिवेश का चित्रण कैसे होता है। तो मैंने बताया था ना, बहुत सारे ये होते हैं, इसके परिवेश हो गया, छंद हो गया, ये सारी कविता कैसे बनती है उसमें आते हैं, कि इस तरीके से कविता का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें होनी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कविता किसी चीज़ में बंद कर नहीं बनती है, पर शब्दों का रोल होता है कविता। अब देखो, कविता में परिवेश का चित्रण किस प्रकार से होता है, ये कहा गया। पहला ऑप्शन है, यानी कि इसमें से किस ऑप्शन में परिवेश का चित्रण हुआ है, ये हमें बताना है। पहला देखो, गांव का परिवेश होने पर ग्रामीण शब्दों का चित्रण करके, बिल्कुल ठीक है। अगर गांव का परिवेश, परिवेश का मतलब होता है अपने आसपास का जो वातावरण होता है। वातावरण का ये मतलब नहीं है कि एयर पोल्यूशन हो रहा है वो आपका वातावरण हो गया, नहीं, आपके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप अपने एक रूम जिसमें आप बैठकर अभी पढ़ाई कर रही हैं, अगर मैं उसका कहूँ उसका परिवेश क्या है, तो आसपास आपकी बुक्स होंगी और भी बहुत सारा सामान होगा आप सभी के रूम में, तो वो परिवेश हो जाएगा। आसपास कोई ना कोई व्यक्ति भी होंगे जो आपके साथ बैठे होंगे अभी, चाहे वो कोई दूसरा कार्य कर रही हो, भाषा होगी उनकी अपनी अलग, ठीक है। आप सभी जरूरी तो नहीं है हिंदी प्योर हिंदी बोलते हो, नहीं। तो इसलिए जो परिवेश, जैसे गांव का चित्रण होगा, तो उस टाइम पे जो कवि होगा ये दिखाने के लिए कि गांव का चित्रण कर रहा है, वह गांव का परिवेश दिखा रहा है, तो गांव के कुछ शब्दों का प्रयोग कर देता है, ठीक है।
तो ये बात ठीक हो गई हमारी, तो यहाँ पर हम टिक कर देते हैं। अगला देखो, आई एम सॉरी गाइज, अभी वॉलपेपर दिख गया आप सभी को, कोई बात नहीं, मेरा बीच का वो दब गया था। अब यहाँ पर देखो अगला, यहाँ पर ऑप्शन ये तो करेक्ट हो गया। अगला देखो, प्राकृतिक परिवेश होने पर प्रकृति संबंधी शब्दों का चित्रण करके। तो प्राकृतिक परिवेश जब होता है तो प्रकृति संबंधी चित्रण करके हो सकता है, परिवेश के बारे में पता चल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। वसंत का परिवेश हो जब, तो वसंत के उपागम का क्या करके चित्रण करके पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सारे के सारे ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, अब अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही काव्य पंक्ति में किस परिवेश का चित्रण हुआ। तो किस परिवेश का यहाँ पर चित्रण हुआ, देखो पनघट जैसे हो गया, अंबर हो गया, बीती विभावरी जागरी, यानी कि जो बीती हुई जो रात थी अब जो वो जाग रही है, पनघट वगैरह ये जो शब्द हैं वो गाँव के यहाँ पर जो है इस तरीके से चित्रित करके और प्रकृति का यहाँ पर जो है चित्रण करवाया गया है कि जिस प्रकार से जो चादर ओढ़े जो अंबर है वो अब हट रहा है, इस तरीके से कविता का कुछ अर्थ है। तो इसलिए हमारा प्राकृतिक जो परिवेश है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो अगला यहाँ पर जाना पड़ेगा इस साइड, यस पहुंच गए। अगला हमारा क्वेश्चन है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। चूल्हा और चक्की किस परिवेश को चित्रित करते हैं। तो चूल्हा और चक्की जो है कहाँ पर सुना है आपने, गांव में सुना है ना, तो इसलिए ग्रामीण परिवेश को चित्रित करते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, ग्रामीण परिवेश के बारे में बताना है तो कवि क्या करते हैं, ग्रामीण शब्द का प्रयोग करता है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, इसी तरीके के प्रश्न आएंगे आपके। अगला क्वेश्चन देखो, और हाँ, अगर अभी तक आप सभी ने हिंदी इलेक्टिव के जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं वो नहीं देखे तो देख लेना, देरी किस बात की है, देखो फटाफट, सब कुछ है प्रोवाइड, बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए। अगला देखो, अगला प्रश्न है, कविता के घटकों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य यहाँ पर पूछा हुआ है और बताना है हमें कौन सा असत्य है। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट है, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो कैसे लिखोगे, नहीं लिख पाओगे, तो इसलिए ये तो ठीक है आपका। संकेतों का बड़ा महत्व होता है, तो जो कविता हो, जैसे अगर मैं आपकी तोड़ो कविता की बात करूँ तो तोड़ो कविता में कवि जो कह रहा है और उसका जो संकेत है वो किसी और चीज़ से लेकर चल रहा है। अगर वो मन की जो खींच वगैरह है उसे निकाल फेंकने की बात कर रहा है तो वहाँ पर वो उसका संकेत हमें इनडायरेक्टली दे रहा है। वहाँ पर वो क्या कह रहा है, जमीन में से जो ये पत्थर चट्टाने हैं उसे निकाल फेंको, तो जमीन जो वहाँ पर मन का प्रतीक दिखाई गई है। तो इस तरीके से संकेत जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं, वहाँ पर रोल अपना क्या करते हैं, प्ले करते हैं जो कविता होती है। तो इसलिए ये भी ठीक हमारा असत्य बताना था ना। सी देखो, कविता का स्वरूप समय के साथ नहीं बदलता। क्या कविता का स्वरूप नहीं बदलता, अब नवीन समय आएगा तो नवीन चीज़ें जुड़ेंगी, उसमें नवीन शब्द जुड़ेंगे, जो भी हमारी जो कुरीतियाँ वगैरह होंगी उसका बहिष्कार किया जाएगा कवि के द्वारा, कविता लिख कर हमेशा। तो इसलिए समय के साथ कविता बदलती रहती है, उसका स्वरूप चेंज होता रहता है, तो इसलिए यहाँ पर यही ऑप्शन आपका गलत है, तो ये हमने ठीक कर दिया। अगला देखो, कविता में अलंकारों की क्या भूमिका है। तो कविता में अलंकारों की भूमिका क्या होती है, यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन ए, ये कविता में को चमत्कार उत्पन्न करते हैं। अलंकार क्या होते हैं, सजाते हैं चीज़ों को, ठीक है। अलंकार जैसे कि एक स्त्री के आभूषण होते हैं, इसी प्रकार से जो अलंकार है वो शब्दों को, जो भी कविता वगैरह होती है उसको क्या करते हैं, सजा देते हैं, तो चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ये कविता को विक्लस्ट कर देते हैं, नहीं करते, तो ये गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। तो फर्स्ट तो ठीक हो गया हमारा यहाँ पर। अगला इन्होंने कहा है, ये काव्य पंक्तियों को सजाने का कार्य करते हैं। तो हाँ, जैसे मैंने कहा ना, काव्य जो एक श्रृंगार की तरह सजाने का जो कार्य है वो करते हैं, तो इसलिए हमारा कह व गय विकल्प सही था, तो डी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखो, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन छंदबद्ध कविता काव्य के समर्थक नहीं थे फिर भी उनका काव्य छंदबद्ध दिखता है। तो कौन जो है छंदबद्ध कविता के काव्य जैसे मतलब रचना नहीं करते थे फिर भी वो गलती से या फिर ना चाहते हुए भी छंदों का प्रयोग कर गए और फिर उनका नाम मशहूर हो गया, तो वो कौन है, वो निराला जी हैं, तो अपना खे ऑप्शन ठीक हो गया। आगे देखो, रामचरितमानस जो है यहाँ पर में किन छंदों का प्रयोग किया गया है। तो रामचरितमानस जो है उसमें पहला है रोला, दूसरा हरि गीतिका, तीसरा चौपाई दोहा और चौथा सोरठ। तो देखो, जो हमारे चौपाई दोहा है उसका प्रयोग किया गया है, तो इसलिए अपना ये ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा। इसी के साथ कैसे बनती है कविता के एमसीक्यूज यहीं पर कंप्लीट होते हैं। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।